1 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करने वाले हैं डिजिटल रुपीज, और ये डिजिटल इंडिया की तरफ में बहुत अच्छा कदम और बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह आई थिंक यूपीआई ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया इंडिया में, डिजिटल इंडिया में, उसी तरह ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। तो ये जो करेंसी का, डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नया नहीं है, ये स्वीडन में भी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है और उसकी 2 फेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं और उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, उनके जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी कम हो गई हैं। तो इस डिजिटल करेंसी का मेन मोटो गवर्नमेंट का यही होता है कि वो कैश की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कम कर सके, कैशलेस इकोनॉमी ला सकें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे मान लो कि कैश सर्कुलेट करने में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, उनको प्रिंट करने में, उसे ट्रांसफर करने में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मान लो गवर्नमेंट को नए डिनोमिनेशन का कोई करेंसी वैल्यू का लॉन्च करना है, जैसे मान लो 300 रुपीज़ की वैल्यू का करेंसी लॉन्च करना है, तो नए प्रिंट्स में, नए नोट्स में उन्हें प्रिंट करना होगा, उसे ट्रांसफर करना होगा, उसे सर्कुलेट करना होगा, उसमें बहुत सारा खर्चा लग सकता है। बट ई मनी के थ्रू वो क्विकली इसको लॉन्च कर सकते हैं और मार्केट में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इस ई मनी का फंडा है वो क्लियर है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूंगा कि क्या है ई मनी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या ये डिजिटल करेंसी है? तो जी हाँ, ये एक डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी क्या होता है कि जस्ट लाइक अ फिजिकल करेंसी, जैसे मैंने 5 रुपए की कॉइन आपको दी, आपने ले लिया और वो करेंसी एक ट्रांजेक्शन स्ट्रेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसी तरह आप इन डिजिटल मनी में भी आप वही चीजें करोगे, कोई बेनिफिशियरी नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अब बस जो 5 रुपए का कॉइन मैं आपको फिजिकल फॉर्म में दे रहा था वो आपको मैं डिजिटल फॉर्म में दूंगा, दैट्स इट, बस वही है। और ये आपको बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में आपका वो सेव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि ये यूपीआई से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यूपीआई तो हम लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ये ई मनी के लाने का क्या चक्कर था, ये क्या मोटो था इसके पीछे? तो बेसिकली जब आप यूपीआई यूज करते हो तो आप एक बेनिफिशियरी को दूसरे बेनिफिशियरी तक जब आप ट्रांसफर करते हो मनी, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस बैकएंड में चल रहे होते हैं। बैंकिंग को उसकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करनी पड़ती है, उनके सेटलमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो ऐड करना पड़ता है, बहुत सारे, मतलब समझ लो कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है जो इस पूरे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करती है। बट ई रुपीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप जैसे मैं और आपको ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो बस मैं और आप ही रहेंगे, इस बीच में कोई थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे या तो ई वाउचर्स में होंगे या तो टोकन्स में होंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते हो, या एसएमएस के टेक्स्ट मतलब कनेक्टिंग से भी आप कर सकते हो, जो प्री लिंक्ड एसएमएस होंगे उनसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपको इंटरनेट की भी जरूरत कभी कभी नहीं पड़ सकती है, आप बिना इंटरनेट के भी ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। एंड दूसरी चीज है, जब आप यूपीआई में करते हो तो आपके पास एक लिमिट होता है कि आप इतने लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हो। बट ई रुपीज में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना फिजिकल कैश, जैसे आप फिजिकल कैश ट्रांसफर करते हो उसी तरह आप ई रुपीज भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू गेट दिस ई मनी? तो अभी ये जो फेज है ये एक पायलट फेज में है, टेस्टिंग फेज में है, तो ये जो एक्सेस है वो बहुत कम लोगों के पास है, कम लोगों के पास होगा। तो बैंक्स के थ्रू जिनको ये इशू किया गया है, उन बैंक्स के थ्रू किसी कस्टमर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन कस्टमर्स को वो लिंक भेजा जाएगा जिनके थ्रू वो ई वॉलेट में जनरेट कर सकते हैं ये मनी। तो बेसिकली क्या है कि जिनको वो लिंक भेजा जाएगा उनको सीबीडीसी का मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पे ई वॉलेट में आपको वो मनी एज अ टोकन के फॉर्म में आपको ऐड करना होगा। सो फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हाउ डज इट वर्क्स और इसका बेनिफिट क्या है? तो बेसिकली जब भी आप ई वॉलेट यूज करोगे या ई रुपीज यूज करोगे तो उसको एक टोकन के फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है, आप उसको ई रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि टोकन में कन्वर्ट करने करेंसी के डिनोमिनेशंस के नंबर पे। जैसे 2000 का ऑप्शन आएगा, 500 का ऑप्शन आएगा, 100, 200, 50, 20, 10, इसके सारे के ऑप्शंस आएंगे। जैसे मान लो कि मुझे 10,000 को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 500 का मैं 10 टोकन्स ले लूंगा, वो हो गया मेरे पास 5,000 रुपीज। फिर मैं 2000 का एक टोकन ले लूंगा, वो मेरे पास हो गया 2000 रुपीज। उसी तरह 100 का मैं डिवाइड कर दूंगा 10 टोकन्स में, तो मेरे पास 1000 रुपीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप टोकन वाइज अपने करेंसी जैसे कि आपकी जरूरत है उसके टोकन वाइज आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसका जो ट्रांसफर होगा वो कंप्लीटली ई वाउचर्स एंड क्यूआर कोड्स में होगा। जैसे कि आप अभी यूपीआई यूज करते हो वैसा ही सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको यूज करने
करने में भी बहुत ईज है। अब फिफ्थ क्वेश्चन ये होता है कि गवर्नमेंट इसको क्यों लॉन्च कर रही है और इसको क्यों सपोर्ट कर रही है। तो बेसिकली जो ई रुपीज है वो आधार लिंक के मोबाइल नंबर से आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप ई वाउचर्स मैंने बताया, QR कोड के थ्रू आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो अपने बेनिफिशियरी को, बट उसका जो विड्रॉल होगा वो प्री डिफाइंड डेस्टिनेशंस पे ही होंगे। अब इसको सिंपल से एग्जांपल में समझो कि गवर्नमेंट ने जैसे कोई स्कीम निकाली है फॉर फार्मर्स, उनको 10,000 रुपीज का पर फार्मर को फर्टिलाइजर देना है। तो पहले क्या होता था कि ये स्कीम निकली और कैश में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये नहीं पता चलता था कि उन किसानों ने वाकई में उस 10,000 रुपए का फर्टिलाइजर लिया है या नहीं लिया है। 5,000 का फर्टिलाइजर लिया, 5,000 उसने खा पी लिया, ठीक है। तो ये चीजें को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए गवर्नमेंट अब इसको क्या कर सकती है कि 10,000 रुपए का वो फर्टिलाइजर का ही टोकन ई रुपीज के फॉर्म में निकालेगी, और उसको अगर किसान को विड्रॉ करना है तो वो सिर्फ फर्टिलाइजर इंडिया में कहीं भी जो भी फर्टिलाइजर की शॉप होगी वहीं पर वो विड्रॉल कर सकती है, वरना उस रुपीज को वो कहीं विड्रॉल नहीं कर सकती। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि गवर्नमेंट कोई भी जो स्कीम निकालती है उसको ई रुपीज के फॉर्म में अगर वो अपनी स्कीम्स को ट्रांसफर करती है तो वो बहुत जहां तक उसको पहुंचना है वहीं तक वो पहुंचेगा, तो वो सारे स्कीम्स सक्सेसफुल हो पाएंगे ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है कि टाइमली वो पैसा जिनको जरूरत है, जहां पर जिस काम के लिए जरूरत है वहां तक पहुंच पाए, ट्रांसपेरेंसी हो पाए और लीक प्रूफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है बहुत सारे लोगों की कि यार ये डिजिटल करेंसी है तो मेरे पैसे तो गवर्नमेंट्स के पास पहुंच जाएंगे, वो सारे ट्रैक्स रख सकती है, तो ये काफी प्राइवेसी इशू हो सकता है। तो अभी भी जो भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हो, जो भी यूपीआई के थ्रू करते हो, वो सारे ट्रैक्स बैंक्स रखती है और वो गवर्नमेंट्स के पास ऑलरेडी है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ई रुपीज यूज करते हो तो आपको प्राइवेसी जितनी अभी मिल रही है डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में, उतनी प्राइवेसी आपको ई रुपीज में भी मिलेगी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि ये स्टॉक मार्केट पे कैसे असर कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का चैनल है तो इस बारे में तो जरूर बताऊंगा आपको। तो चलिए बात करते हैं। तो अभी जो आरबीआई है इसको एक पायलट रोल आउट फॉर्म में कंडक्ट कर रही है, मतलब समझो कि टेस्टिंग फॉर्म में कंडक्ट कर रही है, और इसको 2 फेजों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले 8 बैंकों को चूज किया गया है। तो पहले फेज की शुरुआत होगी 4 बैंकों से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड ICICI बैंक, जहां 4 सिटीज में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो है न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। और सेकंड फेज को एग्जीक्यूट किया जाएगा बाकी के 4 बैंकों के साथ, जिनमें है HDFC, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इस फेज में ये सारे मिलकर इस प्रोजेक्ट को 9 सिटीज में एक्सटेंड करेंगे, जिनमें है अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, पटना, शिमला एंड कोची एंड लखनऊ। तो ऐसे में हमें साफ पता चल रहा है कि इसका जो एग्जीक्यूशन है काफी वास्ट वे में होने वाला है इन कमिंग डेज। तो ऐसे में आप इन सारे स्टॉक्स को, इन सारे बैंकिंग स्टॉक्स को आप अपनी नजर में रख सकते हो और बैंकिंग सेक्टर को अपने नजर में रख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कमिंग ईयर में जो बजट अनाउंस होने वाला है उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली है कि जो इस बजट में है वो ई रुपीज को लेकर जो जितने भी स्कीम्स होंगे उनमें ई रुपीज जरूर कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब है जो भी स्कीम्स वो अनाउंस करेंगे गवर्नमेंट, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से हो सकता है और उनका जहां पे जिस चीज की जरूरत है वो चीज वहां पर कंप्लीट होगी। तो जैसा ग्रोथ यूपीआई की वजह से इंडिया में आया है, उसी तरीके का ग्रोथ आपको ई रुपीज में भी दिख सकता है इन कमिंग डेज। वेल, एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो इंडिया में स्मार्टफोन के कंज्यूमर्स हैं, जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं, वो सिर्फ 42% हैं। बाकी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कि इसको जो रिमोट एरियाज हैं उन तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि मैक्सिमम स्कीम्स जो होती है वो रिमोट एरिया में ही होती है। तो ये अभी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि ई रुपीज क्या है, किस तरीके से यूज होता है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा और जिनको ये जानना है ई रुपीज क्या है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये नंबर इंक्रीज करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।